इतना लोगों की महीने की इनकम नहीं होती जितना आप 5-6 घंटे की सर्विस दे के उनसे चार्ज कर लेते हैं, बिकॉज दे विल पे यू इन द डॉलर्स। तो 90 साल पुरानी तख्ती वहाँ पर वो लगी हुई है। मेरी जो पहली वायरल स्टोरी थी जिसने मुझे रातों रात जो है हज़ारों की तादाद में जो फॉलोअर्स मिले, वो भी एक तख्ती की कहानी थी। जी, हमने यहाँ पे आवाज़ें भी सुनी हैं, फिर लोगों ने दीवारों की तरफ मुँह करके बातें करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीश आफ्ताब। गढ़ से अटी इमारतें और असारियात को एक्सप्लोर करने का मुनफरिद काम, इस काम की पहचान रखने वालों की तरफ से पजीराई। ये पजीराई जब शोहरत में तब्दील हुई तो एक नाम की बुनियाद पड़ी, वो है साद जाहिद का, जो एक ऐसा मेमार है जिसने तारीख और असारियात को एक्सप्लोर किया। आज डिस्कवर पाकिस्तान के मेहमान हैं, इनकी शख्सियत और काम को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। पहले तो आपको वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, डिस्कवर तो हमेशा से एक ऐसा चैनल है जिसको मैं पाकिस्तान में कहता हूँ कि साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे कभी भी आप ट्यून कर लें तो पॉजिटिव पाकिस्तान उस पर दिखाया जा रहा होता है। सो दैट्स वाई मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि इस काम को उजागर करने के हवाले से अगर आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। डस्ट जैसे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, आपने उस गढ़ के नीचे से कीमती असासा एक्सप्लोर किया। इसके पीछे जुनून और वाकया क्या है? अच्छा, ये हमेशा से मुझसे सवाल किया जाता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि इट वाज नॉट डिसाइडेड, कुछ भी नहीं था। ये एक बड़ा हादसाती तौर पर ऐसा था, बल्कि एक टाइम ऐसा भी था कि हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि आप ये कहें कि बुरे भी लगते थे, क्योंकि माज़रत के साथ पाकिस्तान में जो इसकी कंडीशन होती है, अगर आप ज़ाहिर डिस्कवर भी उसको कवर करता है तो बड़ी एक जो है डिक्लाइन किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। और जब पहली दफ़ा मुझे मौका मिला इन हिस्टोरिकल साइट्स में जाने के हवाले से तो कोई तजुर्बात भी इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर हुआ ये कि कोविड आया। कोविड के दिनों में जब सारी दुनिया जो है वो घरों में मुक़य्यद हो गई थी, कैद हो गई, तो साद जाहिद साहब को कुछ और सोचा और मैंने जो है बाहर निकल के उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इन पे डॉक्यूमेंट करना, इन्हें जो है इनके ऊपर लिखना, वीडियोस बनाना, और वो चीज़ें कर रहा था तो उर्दू जो है हमारी BBC उर्दू, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने पकड़ के मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका काम इंटरनेशनल किसी मीडिया पे हाईलाइट हो जाए तो जाहिर सी बात है वो फिर काम आपकी ड्यूटी बन जाती है। तो वो ड्यूटी जो है वो समझ लें कि 2019 में लगी थी, आज 2025 है, वो ड्यूटी निभा रहे हैं और उसी के साथ चल रहे हैं। जैसे कि आपने पहले पॉलिटिकल साइंस किया, मैथ्स कॉम किया और फिर हिस्ट्री में मास्टर किया, सोच मुतज़लज़ल थी या टारगेट पहले से तयशुदा थे? नहीं, अब मैं आपको बताया टारगेट तो बिल्कुल भी नहीं था। ये शायद आप ये समझ लें कि नसीब में जो लिखा हुआ था, बंदा वो कहता है ना कि हमारे खाते खाते वहाँ तक पहुँच जाता है। सो मेरी जर्नी तो ऐसे ही है कि मतलब अगर इससे भी पीछे चले जाए, मैट्रिक जो है वो साइंसेज में था, फिर कंप्यूटर साइंस किया, फिर सिंपल BA किया, BA के बाद जो है वो मास्टर मैथ्स कॉम में किया, फिर उसके बाद जो है वो आगे फ़र्द गए तो अब जाके आर्कियोलॉजी में MPhil किया है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मेरी जर्नी तो उन लोगों के लिए एक वाज़िया मिसाल है कि जहाँ पर आपका लिखा होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इतने सब चीज़ों को करने के बाद, इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन द एंड आर्कियोलॉजी में पहुँचे और इसी में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम और चल रहा है। जैसे कि आपकी वीडियोस हमने देखी, आपको ज़वाल पज़ीर विरसा, महफूज विरसा से ज़्यादा पसंद है, इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, इसकी वजूहात कई हो सकती हैं, लेकिन मुख्तसर अगर मैं इसका हवाला आपको बताऊँ, हमारे यहाँ हिस्ट्री में जब हेरिटेज को कंजर्व, प्रिजर्व या रिस्टोर किया जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी आप ये देखिएगा कि उनकी जो असल एक खूबसूरती है वो मिटा दी जाती है, उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया जाता है और इस तरह के मामले होते हैं कि आप उस बिल्डिंग के साथ, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, कनेक्ट नहीं कर पाते। जो अगर ऐसी बिल्डिंग होती हैं जो बड़ी डिक्लाइन सूरत हाल में हो, उनको अगर देखें तो दो उसकी वजूहात हैं। एक तो उनको कोई पूछता नहीं है, इस वजह से मेरा दिल करता है कि मैं उनको जाके पूछूं, उनसे बात करूं। और दूसरी बात ये है कि वो अपनी एक्चुअल ब्यूटी आपको बताती हैं, आप उन बिल्डिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, रादर दैन वो बिल्डिंग जिनको आप इस एंगल पे लेके जाएं, जिन पे आप पेंट कर दें, तो आप लैविश कर दें। अभी लाहौर में एक छोटी सी बुर्जी का एक मोनूमेंट है नमा कोट में, तो उसमें वो आप देखेंगे उसमें पैनल्स लगाए गए हैं, उन पैनल्स के पीछे जो है वो आपने सीमेंट लगा दिया। अब उस सीमेंट की वजह से हुआ क्या कि उसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत हद तक मुतासिर हुई, हिस्ट्री छुप गई है। जो नीचे छोटी नानकशाही ईंट है जिसको आप देखते हैं, उसके अंदर जो मोर्टल है आप वो देखते हैं। जब आप इस तरह की एक लेयर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, मैं तो एटलीस्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से हमेशा से और शुरू से ही एक लेके चले थे कि हिडन हेरिटेज दिखाना है, तो वो चीज़ ऐसी कनेक्ट हो गई है कि अब हमेशा जो कनेक्शन बिल्ड होता है वो ऐसी साइड से। जैसे कि आपने अभी कहा कि BBC के साथ भी काम किया, तो सिर्फ नाम कमाया कि पैसा भी कमाया आपने? अच्छा, इस फील्ड में जो है मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लोग आमतौर पर बताते नहीं हैं, लेकिन इस फील्ड में पैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा जेब से लगता है।
ज़ाहिर है आपने यहाँ से निकलना है, किसी साइड पे जाना है, पेट्रोल भी आपने खर्च करना है, पूरे दिन की एक आपकी एक्सप्लोरेशन होती है, वो तमाम चीज़ें। तो डायरेक्ट इनकम अगर हम बात करें और अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू बात करें तो बहुत ना होने के बराबर होती है। मैंने भी जो अगर ओवर द टाइम अगर 4 साल इस फील्ड में लगाए थे इब्तिदा में, तो 4 साल तक तो मुझे इसमें कुछ भी अर्न नहीं हुआ था, बल्कि जेब से लगा था। लेकिन उसके बाद अर्निंग आपकी स्टार्ट यहाँ से होती है कि आप उसके साथ एसोसिएट चीज़ें जो है अटैच कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जितना लाहौर देखा उतना लाहौर मैंने दिखाना शुरू कर दिया। तो मेरे पास जो है इंटरनेशनल गेस्ट आना शुरू हो गए, डेलीगेशंस आना शुरू हो गए, फॉरेनर्स आना शुरू हो गए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आना शुरू हो गए। तो जब आप इनको दिखाते हैं तो वो आपका सोर्स ऑफ इनकम बनता है, बड़ा अच्छा बन जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए राउंड अगर मैं बात करूँ तो इतना लोगों की महीने की इनकम नहीं होती जितना आप 5-6 घंटे की सर्विस दे के उनसे चार्ज कर लेते हैं, बिकॉज दे विल पे यू इन द डॉलर्स। तो जब वो आप कन्वर्ट करेंगे एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैंने जो इसमें अप्लाई किया कि मैंने फिर हेरिटेज और हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, उसमें एमफिल किया और फिर टीचिंग में भी आ गया। सो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनकम इसमें से कोई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट आपके जो सोर्सेज हैं, जब आप इस तरह एक टाइम स्पेंड करते हैं उसके अंदर एज अ गाइड कह लें, एज अ कंसल्टेंट कह लें, एज अ टीचर कह लें, तो फिर आपकी एक अच्छी अमाउंट आपकी स्टार्ट। हाल ही में आपने जीटी रोड पे एक सीरीज़ की, ख़ास जीटी रोड पे ही क्यों, इसका मकसद क्या था? अच्छा, जीटी रोड हमेशा से बड़ा एक करिश्मा रहा था, एक बड़ा एक शौक़ रहा था कि जीटी रोड पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमेशा से सुनते थे शेरशाह सूरी के दौर में बनी एक लंबा एक रास्ता था, उस दौर में बड़ी चीज़ें होती थी। मैं सोचता था कि वो जो शेरशाह की सूरी की जो जीटी रोड थी, जिसे जर्नैली सड़क कहते थे, और अब की जो जीटी रोड है, जो अंग्रेज़ टाइम में इसका ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ा, इसमें फ़र्क क्या है? तो फिर एक मौका मिला, लाहौर से इस्लामाबाद जाना था। आम रास्ता वही होता है कि गाड़ी में बैठे मोटरवे पे चढ़ें, बेरा पे जाके रुके, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद इस्लामाबाद एंटर हो जाएं। मैंने दोस्त को कहा कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, और बाय द वे ये देखें कैसे इत्तेफाक की बात है, वो डिस्कवर का आपका एक इवेंट था पिछले साल, मुझे याद आ गया, जिसके लिए हम जा रहे थे, अवार्ड शो था आपका जी, तो वो इस्लामाबाद था, मैंने उसमें शिरकत की थी। अब मेरे पास चांस ये था कि मैं वहाँ जाऊँ, तो फिर मैंने दोस्त से कहा कि हम ना एक इसको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के पॉइंट से करते हैं, और फिर हम लाहौर से वाया जीटी रोड निकले, और फिर जीटी रोड पे जितने बड़े शहर आते जा रहे थे और उसके शहरों के अंदर जो मोनूमेंट्स आ रहे थे उनको हम कवर कर रहे थे। तो फिर वो जो हमने कवर किया, तो फिर हमें एक्चुअल जीटी रोड का पता लगा, जो पास्ट की हमारी जीटी रोड हुआ करती थी। खारिया में एक बाउली आती है, अब बाउली का कॉन्सेप्ट उसमें जाके पता लगा 103 स्टेप्स आप नीचे उतरते हैं और कुएँ पे जाते हैं, क्योंकि जीटी रोड पे जब लोग सफ़र करते थे, अब उसमें बाल्टी लटका के एक घोड़े को या एक हाथी को तो नहीं पानी पिला सकते जब 100 150 साल चल रहे हैं। तो क्या करते थे कि एक बाउली बनाई, मतलब कुएँ के साथ आपने स्टेप्स अटैच करके आप उसके बॉटम में ले जाते हैं, फिर 2-2 300 जो है वो लोग एट अ टाइम नीचे उतरते हैं और पानी पी के अपना गुजारा करते हैं। तो ये करने का बज़ाहिर मकसद भी यही था कि हम उन चीज़ों को देखें कि उस दौर की जो जीटी रोड थी वो किस कॉन्सेप्ट से बनाई गई थी, और आज उसकी जो है वो बाक़ियात क्या नज़र आती हैं। तो ये उस टूर में हमने सारा एक्सप्लोर किया। और साथ हमने ये भी देखा कि आपको पुराने घरों पे जो लगी तख्तियाँ, उसमें बड़ी दिलचस्पी है। वो तो एक पुरानी चीज़, नाम ही लिखा होता है, तो आपको उसमें क्या दिलचस्पी नज़र आती है? देखिए, जनरल पब्लिक के लिए वो सिर्फ नाम होगा, मेरे लिए वो सिर्फ नाम नहीं होता। आई डोंट नो वाई, पता नहीं लोग इसे कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। मिसाल लीजिए कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई, लाहौर में हमारा एक इलाका है ये बिलालगंज का, वहाँ पे मोनी रोड है, मोनी रोड के ऊपर पुराने काफ़ी सिखों के घर हुआ करते थे। उसका पुराना, अब तो हम उसे जो है किसी और नाम से पुकारते हैं, उस दौर में उसका नाम गुरु नानक बाज़ार था। सो उस रोड के ऊपर बहुत सारे पुराने मकान हैं, उन पुराने मकानों पे तख्तियाँ लगी हुई हैं। अब मैं उस रोड पे चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन मेरी एक पुरानी सी तख्ती पे नज़र पड़ी, काफ़ी बुरी हालत में थी, टूटे हुए थे, उसके कई पीसेस हुए थे, लेकिन फिर भी पढ़ने के काबिल थी। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, मैंने पेपर पेंसिल निकाला और मैं उसके कैरेक्टर्स कुछ नोट करता गया, और जब उससे मैंने सारे को डीकोड किया तो पता ये लगा कि एक साहिब थे और उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे डॉक्टर थे, और डॉक्टर हजरात जो दोनों थे वो कोयटा में सर्विंग के लिए गए हुए थे बिफोर पार्टीशन 1935 में। अब 1935 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था वहाँ पर, और जिसकी वजह से कोयटा पूरा एक दफ़ा तबाह हो गया था। अब उस अर्थक्वेक में जब उसके दोनों बेटे जो डॉक्टर थे वो वफात पा गए, मारे गए। अब उस बूढ़े शख्स ने, जिसका नाम माधू दास था, उसने वो तख्ती लगाई और उस तख्ती पे लिख दिया कि एक बूढ़े बाप की जो है अपने बेटों के लिए मोहब्बत, जिसमें उसने अपने दोनों बेटों का नाम जिक्र किया। एक का नाम लाल समथिंग, डॉक्टर लाल, और दूसरे का नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसने वो बताया कि मेरे दोनों बेटे 1935 के कोयटा के ज़लज़ले में मारे गए, और उसने वो लगा दी। अब इस बात को ज़लज़ले को आए हुए और पार्टीशन से मिला के 91 साल बनते हैं। अब वो 90 साल पुरानी तख्ती वहाँ पर वो लगी हुई है,
तो और अब पूरी स्टोरी है और उसके पूरी एक पीछे। स्टोरी है। मैं जब वो पढ़ी, और क्योंकि मेरा जो ननिहाल है वो कोयटा से बलूचिस्तान, मेरे नाना अबू बलूचिस्तान पुलिस में उन्होंने सर्व किया सारी ज़िंदगी, वालदा भी सारे बलूचिस्तान में वो ट्रैवल करते रहे। तो जब मैंने वो पढ़ी तो मेरे लिए बड़ी एक इमोशनल थी। तो मैंने उस एक स्टोरी को कवर किया, उस पर वीडियो बनाई, और लाखों लोगों ने उसके साथ कनेक्ट किया और आज तक कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। सो तख्ती सिर्फ एक तख्ती नहीं होती, वो इटसेल्फ एक पूरी स्टोरी होती है, क्योंकि उस दौर में बनाने वाले शख्स ने अपने घर के आगे वो फिक्स की और उसमें अपना नाम लिखा, अपने कंस्ट्रक्शन, इमोशनल कनेक्शन बनता है। इमोशनल कनेक्शन बनता है। उसने ईयर लिखा किस ईयर में, बल्कि मेरी जो पहली वायरल स्टोरी थी जिसने मुझे रातों रात जो है हज़ारों की तादाद में जो फॉलोअर्स मिले, वो भी एक तख्ती की कहानी थी। एक तख्ती मैंने साफ़ कर रहा था तो मेरा दोस्त नीचे से वीडियो बना रहा था, मुझे नहीं 29 सेकंड का वो 30 सेकंड का क्लिप है, और वो मैंने उसको अपलोड किया, मुझे नहीं अंदाज़ा था मिलियंस ऑफ व्यूज़ में गए, पूरे इंडिया पाकिस्तान पता नहीं कहाँ पे इंडियन चैनल्स पे उस पर डिस्कशन शुरू हो गई, आर्टिकल्स लिखे गए उसके ऊपर। सो तख्ती सिर्फ एक तख्ती नहीं है मेरे लिए, इट्स अ कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड दैट। और जब मैंने उसको ट्रेस किया तब तक लोगों ने बहुत कनेक्ट किया उससे। एक इंटरव्यू हमने आपका सुना, उसने आपने कहा कि अगर मुझे टाइम मशीन मिले तो मैं 1930 का लाहौर देखना चाहूँगा। तो क्या टाइम मशीन के आइडिया से इम्प्रेस होकर आप 1930 का लाहौर देखना चाहते हैं? हमेशा से मूवीज़ में टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट देखते आए हैं, तो हमेशा से ये जो है ख्वाहिश होती थी, ख्याल आता था कि अगर मुझे मिले तो मैं 1930s का जो लाहौर है वो देखना चाहूँगा। आई जस्ट वांट टू गो कि मैं अंदरून शहर के सर्कुलर रोड पे जाऊँ, उसका एक राउंड लगाऊँ, उसके जो 13 दरवाजे हैं उनको एक्सप्लोर करूँ, आज जो कंडीशन उसकी है और उस वक्त जो थी उसको कंपेयर करूँ, वहाँ से निकलूँ, फिर उसके बाद मज़ंग अपने इलाके में चले जाऊँ, अपने पुराने बुजुर्गों से मिलूँ जो अब वहाँ पर हयात होंगे, फिर मॉडल टाउन चले जाऊँ जो उस वक्त के एलीट क्लास की एक पूरी एक कम्युनिटी थी वहाँ पर बसती थी, उनसे मुलाकात करूँ। इसी तरीके से लाहौर के आउटस्कर्ट में जाके अब जो पूरे एक शहर बस गए हुए हैं, वो जाके देखूँ कि उस दौर के जो गाँव होते थे, ठोकर न्याज़ बे की हम बात करें, या हम इस तरह की और बड़े जो है बॉर्डर एरिया पे गाँव हैं उनको देखें। सो ये एक ख्वाहिश है, 1930 का लाहौर देखने की, जो ऑब्वियसली कभी पूरी नहीं हो सकती। और फिर प्रॉब्लम ये भी है कि हम जब किताबों में उस दौर का लाहौर देखते हैं, मसलन प्राण वाइल ने लाहौर आज सेंसेशनल जर्नी किताब लिखी, जब मैंने उसको पढ़ा और वो जो लाहौर हमें बताता था कि उस दौर में बसंत के कैसे त्यौहार होते थे, उस दौर में गमी खुशी कैसे थी, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन और सारे जो सिख हैं वो कैसे मिल के रह रहे थे, एक दूसरे के आना जाना और सारे मामला होते थे, वो हमारी ईदों में आते थे, हम उनके दिवालियों में जाते थे। तो वो जो एक रिलीजियस हार्मनी का माहौल उस दौर में लाहौर में होता था, और लाहौर ने वो जो जिस पीक लेवल पे क्या प्राइम टाइम था लाहौर में इस हवाले से। तो ये एक ख्याल है, एक ख्वाहिश है जो यकीनन कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि ख्वाहिश रखने की पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अनारकली ये अफसानवी किरदार है कि हकीकत, और जो उसके माज़ार की हकीकत क्या है लाहौर में, ये बताइए। अनारकली के हवाले से डिबेट पहले दिन से हो रही है, और ये एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी 1960s में, जब एक मूवी बनाई गई मुग़ल आज़म, जो आपने देखी, हम सब ने देखी है, बड़ी फेमस। और मुग़ल आज़म एक तख़य्युलाती जो है वो किरदार था, और उसके बाद ये एक बनना शुरू हुआ तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि उसका मज़ार भी बन गया, उसको दीवार में भी चुनवा दिया गया, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड। लेकिन अगर हम तारीख़ को देखें और जहांगीर के दौर को देखें, और जिसके साथ एसोसिएट शहज़ादा सलीम उसके साथ एसोसिएट करते हैं, और उसकी जो तो उसके जहांगीरी है और उस दौर की जो बड़ी रेफरेंस बुक्स हैं उनको अगर हम कंसल्ट करें तो ऐसा कोई किरदार हमें हिस्ट्री में नज़र नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकल साइड से शायद लोगों को इतना कनेक्ट नहीं करते जितना हिस्टोरिकल साइड के साथ जो एसोसिएट स्टोरीज़ होती हैं उससे हम कर सकें। तो अब लाहौर में आप देखें कि वो कैरेक्टर इतना मशहूर हो गया हुआ है कि उसके नाम का आपको एक मकबरा भी नज़र आता है, उसके नाम का एक बाज़ार भी नज़र आता है। बल्कि जो हमारे यहाँ नासिर बाग है, इसका तारीख़ में अगर देखें तो पार्टीशन से पहले कुछ अर्सा पहले तक इसका नाम अनारकली बाग हुआ करता था। सो एक्चुअल में ये कोई कैरेक्टर अभी तक हमें हिस्ट्री में नज़र नहीं आता, लेकिन क्योंकि इतना प्रिवेल कर गया सोसाइटी में कि अगर अब हम इसके बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो शायद लोग हमारी बात पे जो है वो यकीन ना करें। हाँ। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें हिस्टोरियंस का इस बारे में तमाम लोगों का जो है वो मुतफ़िका ये एक राय है, एक आरा मौजूद है कि अनारकली वाज नॉट अ रियल कैरेक्टर, ये एक तख़य्युलाती किरदार था जो 1960s में मुग़ल आज़म मूवी के आने के बाद आम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंसर्ट कर गया। आपके करीबी दोस्त ने बताया कि 94 साला शर्मा जी जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ आपका रब्ता है, तो उनके साथ रब्ता कैसे बना? शर्मा साहब इस वक्त 95 ईयर्स ऑफ एज के हैं। उनकी बेटी हैं अनु शर्मा, और वो जो हैं उन्होंने मुझसे मेरे कंटेंट देखती थी, फॉलो करती थी, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया वाया सोशल मीडिया,
और उन्होंने बताया कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो इस तरह हयात हैं, पिताजी, और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम यह है कि अब हम पाकिस्तान को बने हुए 78-79 ईयर्स हो चुके हैं। तो उस दौर के जो आई विटनेस लोग हैं, ऑलमोस्ट उनकी जो जनरेशन है वो वाइंड अप हो चुकी है। बड़े थोड़े से जो है वो लोग आपको नज़र आते हैं। तो मेरे लिए जो ऐसे लोग होते हैं बड़े सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। तो मेरी जब उनसे बात हुई और मैंने उनके साथ रब्ता कायम किया, उनके साथ जो है वीडियो कॉल की, तो फिर मैंने उनसे जब बात करना शुरू की तो उन्होंने मुझे लाहौर के बारे में बताया, वही बात जो आपका पिछला था 1930 वाला लाहौर। तो उनसे ये पता लगा कि वो बेसिकली लाहौरी गेट जो है, जिसे लोहारी गेट कहते हैं, वहाँ का एक वच्छो वली बाज़ार है और उसका एक आगे गली है जिसको हम कूचा राम द्वारा कहते हैं, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। एंड ही स्टिल रिमेंबर हिज मोहल्ला, हिज मंदिर जहाँ पे वो जाया करते थे, वो घर। तो फिर मेरा वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने फिर वहाँ जाके उनकी जो है वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई उस एरिया की और पुराने घरों की, और जब उनको दिखाया एंड लिटरली ही स्टार्ट क्राइंग, उन्हें रोना शुरू कर दिया। और उनकी बल्कि बेटी ने जब मुझसे बात करी थी, बाकायदा मेरी वीडियो कॉल कट करनी पड़ गई, क्योंकि ऑब्वियसली उम्र का एक तकाज़ा होता है। तो वो एक एग्जैजरेट या वो एक एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा इन्हें बंद कर दें, यहीं पर थोड़ा रिलैक्स करें। तो अभी कल परसों भी मेरी उनसे बात हो रही थी, और ऑब्वियसली 95 ईयर्स ऑफ एज में इंसान भूल जाता है। तो वो हर चीज़ भूल तो जाते हैं, लेकिन बार बार जब वो पूछते हैं मेरा लाहौर कैसा है, लोहारी गेट कैसा है, शालमी गेट कैसा है, हम शालमी में जाया करते थे शॉपिंग के लिए, जब ये चीज़ें पूछते हैं और जब मैं उनसे चीज़ों को क्रॉस चेक करता हूँ, वो फिर जो लाहौर की डिस्क्रिप्शन देते हैं जी। वो बताने लगी उनकी बेटी के ये 2 हफ्ते पहले अचानक आधी रात को ना उठे और कहते हैं अनु मैंने घर जाना है। कहते हैं हम आपको, वो कहीं और गए हुए थे, तो कहते हैं हम आपको दिल्ली ले जाएंगे। कहते नहीं, लाहौर जाना मुझे। सो ये जब आप जज्बात उन लोगों के सुनते हैं और उन लाहौर के लिए जज्बात सुनते हैं, जो ज़ाहिर मेरा अपना शहर है, तो फिर उनके लिए कुछ करने का आपका दिल करता है। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट तो इतना हम करते हैं कि उन्हें एटलीस्ट उनकी जगह दिखा देते हैं, विजुलाइज़ करा देते हैं कि ये आपका घर हुआ करता था। लाहौर से मोहब्बत तो सबको ही है। तो ऐसे जो हम फिल्म्स ड्रामास देखें हैं तो मुग़ल बादशाहों को रंगीन मिजाज पोर्ट्रे किया जाता है, तो वाकई वो रंगीन मिजाज थे? अच्छा, ये बाज़ औक़ात ना एक चीज़ हमें हिस्ट्री के हवाले से ज़हन में रखनी चाहिए कि जो शख्स किसी शख्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मुखालफत करता है या उसकी बहुत ज़्यादा हमायत करता है, दोनों एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। कोई शख्स इतना बुरा भी नहीं होता और कोई शख्स इतना अच्छा भी नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से। और रंजीत सिंह का एक चेहरा ये है कि जी वो मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म करता था, ख़वातीन को उठा के ले जाया करता था, मस्जिदों में घोड़े बांधता था, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग उसके बारे में सुनने को मिलती हैं। इवन जो हमारी मस्जिद वज़ीर ख़ान है उसके हवाले से एक बेदबी भी सुनने को मिलती है। अच्छा, एक ये नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव ये है कि वो उससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं था, वो पंजाब का एक लोकल हुक्मरान था, उसके कोड में आप देख लें मुसलमान हुआ करते थे जो उसके वज़ीर थे और वो सर्व कर रहे थे। ये एक नैरेटिव है। इस बात में हमेशा हमें ज़हन में रखना चाहिए कि कोई भी शख्स ना तो उतना बुरा होता है जितना उसके मुखालिफिन उसको बना देते हैं, और ना ही इतना अच्छा होता है जितने उसके हमायती बनाते हैं। वो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ ही सर्व कर रहा था। उसने हुक्मरानी के दौरान ब्लंडर भी मारे होंगे, बिल्कुल मारे होंगे, और उसने अपनी हुक्मरानी के दौरान बहुत अच्छे भी काम किए होंगे। इसी वजह से वो हुक्मरान था, इसी वजह से वो इतना साल सर्व करके गया। सो हमें कोई भी करैक्टर हो, हम मिसाल के तौर पर आप देख लें कि हमारे यहाँ अकबर से बुरा मुग़ल करैक्टर कोई भी नहीं था। उसने दीन इलाही को मुतारिफ़ करवा दिया, उसने पता नहीं क्या क्या मामला किए, गैरों में शादियाँ की, एंड ऑल दैट। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, इंडिया में औरंगज़ेब से बुरा हुक्मरान कोई नहीं है कि वो जिस जालिम था, उसने इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी, उसने फ़नून लतीफ़ा को ख़त्म कर दिया, एंड ऑल दैट। अब हम दोनों ने अपने अपने करैक्टर्स बिल्ड कर दिए हुए हैं, लेकिन आप दोनों देखिए, दोनों ने कम पेश 50-50 साल हुकूमत की। दोनों काबिल थे तो ही 50, यानी अपनी इब्तदाई उम्र से लेकर अपनी आखिरी सांस तक दोनों हुक्मरान थे। ठीक है, सो इसको हमें हिस्ट्री पढ़ने का और एक्सप्लोर करने का फ़ायदा ये होता है, फिर आपका दिल और दिमाग थोड़ा वसी हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है। क्लैरिटी हो जाती है। आप फिर सुने सुनाई नैरेटिव के ऊपर बिलीव नहीं करते, मिथ्स पे आप बिलीव नहीं करते। आप कहते हैं फैक्ट की बात करो। फैक्ट या तो आपके उस दौर के मोनूमेंट्स बताते हैं, हेरिटेज बताते हैं, या उस दौर की किताबें बताती हैं। इस वजह से हम जैसे लोग तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। हमारे लिए कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर है और हम उसको उसी हद तक रखते हैं। लाहौर फोर्ट जो कि एक बहुत मशहूर है, उसमें एक मोती मस्जिद में कहा जाता है कि बहुत पूरे असरार है, जिन्नात का नमाज़ पढ़ना, ख़ास तौर पे औरतों का जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ना, इसके बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है? अच्छा, ये हर मोनूमेंट के हवाले से आपको इस तरह की तख़य्युलाती स्टोरीज़ जो हैं वो मिलती हैं। इसका पेश मंज़र ये है कि
किसी एक साहिब ने, नाम हम यहाँ पे नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि उस जगह पे जाके आप नमाज़ पढ़ें और दुआ करें तो आपकी कबूल हो जाएगी। वो खातून गई होंगी, उन्होंने जाके वो नमाज़ पढ़ी, दुआ की, वो उनकी कबूल हो गई। उन्होंने आगे जाके 10 लोगों को बताया, वो 10 लोग आगे, ख़वातीन और 10 इकट्ठी हुई, करते 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 वो एक सिलसिला शुरू हो गया। जब दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद फिर फ़र्ज़ी कैरेक्टर्स भी बिल्ड हो गए। जी, हमने यहाँ पे आवाज़ें भी सुनी हैं, फिर लोगों ने दीवारों की तरफ मुँह करके बातें करना शुरू कर दी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग स्टार्ट हैपनिंग एट दैट टाइम। तो वो चीज़ें चलती रहीं। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कबूलियत की घड़ी होती है, अल्लाह पाक कभी भी कबूल कर सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होगी। फिर वॉल सिटी वालों से मेरी इस सवाल से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने बताया कि फिर हमने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को कंट्रोल किया था। सो ये जो कहानी है, ये एक ज़हनी इख्तरा होती हैं, आप ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद बिल्ड करते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं। एक्चुअल में वो आपके मुग़ल टाइम पीरियड में शाहजहाँ की बनाई हुई एक मस्जिद है। शाहजहाँ को वाइट मार्बल बहुत पसंद था, उसको मस्जिद को एज़ अ मस्जिद ही लेके चलना चाहिए। लेकिन इस तरह की स्टोरीज़ आपको बहुत सारी जो है वो चीज़ों के बारे में मिलती रहती हैं। बिल्कुल, हमें मिथ्स और रियलिटी में फ़र्क करना आना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमने लाहौर का प्राइम टाइम भी देखा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीशा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।